अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोगर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें, सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है। 2019 और 20 में सर्कुलर डेट 538 अरब रुपए इजाफा हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, तर्जुमान पावर डिवीज़न कह रही है। IT बरामदात में इजाफा हुआ। 6 माह में $958 मिलियन मौसूल हुए पाकिस्तान को। तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा मसला है वो गैस बंदिश का है। गवर्नमेंट ने बड़े प्रॉपरली कह दिया है कि अब गैस नहीं मिल पाएगी। सारिफीन के लिए गैस की मुश्किलात हैं, इशूज़ हैं। अब हम पावर सेक्टर और जो गैस वाला मामला उस पर आज बात करेंगे। अगर इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलती, दूसरी तरफ बिजली महंगी हो गई, ये बड़ा मसला। महंगाई एक बहुत बड़ा इशू। बरामदात बढ़ने की बात ज़रूर की है गवर्नमेंट ने, लेकिन बरामदात बढ़ने से महंगाई पर कोई असर नहीं पड़ा। और मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान होने जा रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से भी देखा जाएगा कि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है उस पर क्या करने जा रही है गवर्नमेंट। वो स्टैटिक रहता है या इससे कम करते हैं? कम की गुंजाइश है तो क्यों है, कैसे है, इस पर भी बात करेंगे। और जो ग़िज़ाई अजनास हैं उसके बढ़ने से अवाम पर क्या प्रेशर आ रहा है। पाकिस्तान को कंज्यूमर मार्केट कहा जाता है, लेकिन कंजम्पशन पावर ना रहे तो कंज्यूमर मार्केट फिर कैसे रहेगी? क्या मसाइल होंगे, इंडस्ट्री के क्या इशूज़ होंगे, इन तमाम तर चीज़ों पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है नईम सिद्दीकी साहब ने। माहिर इक़्तिसादियात भी हैं, माहिर मुआशियात भी हैं और मुआशी तज्ज़ियाकार भी हैं। बड़ी गहरी नज़र है गर्दिशी कर्जे के हवाले से नईम सिद्दीकी साहब की, इस पर भी इनसे बात करेंगे। दीगर चीज़ों पर भी राना एहसान अफजल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। नईम साहब, सर पहले थोड़ी सी स्टॉक मार्केट, क्या वजह है सर 45 पर आ गई है, 46 पर आ गई है, आज 200 पॉइंट्स कम है लेकिन बहरहाल अच्छी जा रही है। एक वाहिद मेरा ख्याल है जो खुशी की खबर है वो स्टॉक मार्केट ही है। काफ़ी लोगों के फंसे पैसे भी निकल गए, बाउंस बैक कर गई स्टॉक मार्केट, शेयर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है जी। और उसके साथ मैं देख रहा हूँ कि जो लोग मार्जिन फाइनेंसिंग से दूर हो रहे थे, डर रहे थे, वो भी स्टार्ट कर दिया लोगों ने। बिल्कुल, शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। देखिए, वो जैसे 19 में ओनली अनलाइक जो वर्ड था ना वो था पॉजिटिव। तो इस तरह इस वक्त जो सबसे लाइक वर्ड है पाकिस्तान में वो स्टॉक चेंज में पॉजिटिविटी है। आप देखें कि पिछले 2020 का सबसे अच्छा वर्ड नेगेटिव था, मतलब कोरोना पॉजिटिव था और नहीं नेगेटिव था। लोग डरते थे कि नेगेटिव आ जाए तो खुश हो। ठीक है, वही तो कह रहा हूँ कि वो खतरनाक वर्ड पॉजिटिव हो गया, मेरा पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि नेगेटिव आ जाए तो वो तो अच्छी बात थी। अच्छा, अब स्टॉक मार्केट आप देखें पिछले 6-7 महीने से बड़ी कंसिस्टेंट और बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन दरमियान में अप एंड डाउन आए हैं। पिछले 2 महीने में स्टॉक मार्केट ने कोई इतना अच्छा बेहतर प्ले नहीं किया, काफ़ी नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी भी 45,000 रुपये खड़ी है। लेकिन शेयर की प्राइसेस उस लिहाज से इंक्रीज़ नहीं हुई इन जनरल कि जिससे हम कह सकें कि मार्केट में बहुत अच्छी इंडिकेशन है। अच्छा, एक छोटा सा आपका तज़िया मुझे इस पर भी चाहिए। 43,000 से जब मार्केट गिरी थी जी, जब वहां पर शेयर प्राइस थी, क्या वो 45 पर नहीं है? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि जब गिरती है मार्केट तो शेयर की प्राइस बहुत ज़्यादा गिरती है, लेकिन जब मार्केट 2000 पॉइंट इंक्रीज़ हुई है तो शेयर की प्राइसेस उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं हुई। दूसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही स्टॉक मार्केट में, जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। और बाई एंड लार्ज इस वक्त फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, हमारी को कोविड की वजह से नहीं आ रही। दूसरा, हमारे जो इस वक्त करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नज़र नहीं आ रही। लेकिन अगर आप देखें तो 2 चीज़ों में जो इंपोर्ट जैसे काफ़ी हमने कंट्रोल किया, और जो हमारा करंट और डेफिसिट था वो आपका जो है प्लस में चला गया। लेकिन अब ये सिचुएशन ये है कि अब आपका फिर जो करंट और डेफिसिट है वो 5% नेगेटिव में चला गया है। उसकी वजह यह है कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट जो चीज़ है वो इंपोर्ट बढ़ी है आपकी किसमें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में। मतलब आपकी गंदम आपने कह दिया हम 8 लाख टन 3 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, हम जो चीनी है वो 8 लाख टन इंपोर्ट करेंगे। इस तरह हमने कॉटन इंपोर्ट किया तो $500 मिलियन तो हमने इन पे खर्च कर दिए। उसके अलावा हमें गाड़ियों की इंपोर्ट में इजाफा हुआ है, गाड़ी 300% हमारा गाड़ियों की इंपोर्ट में इजाफा हो गया पाकिस्तान में। लेकिन अगर और छोटी गाड़ी की कीमत 1 लाख से 1.5 लाख और उससे बड़ी गाड़ी की कीमत ज़्यादा वो तो बढ़ती जा रही है। लेकिन जो कंसर्न वाली बात है ना कि अभी आप जो बात कर रहे थे कि हमारा जो है एक एक्सपोर्ट बढ़ने से हमारे रेवेन्यू में इजाफा क्यों नहीं हो रहा, तो हमारी जो इंपोर्ट है वो रॉ मटेरियल में और मशीनरी में नहीं बढ़ रही, यानी कि जिससे हम एक्सपोर्ट कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारा अगर रॉ मटेरियल ज़्यादा आ रहा है, हमारी मशीनरी ज़्यादा आ रही है, जबकि अभी स्टेट बैंक के स्टेटिस्टिक्स दिए हैं कि हमारी जो मशीनरी की इंपोर्ट में तकरीबन जो टेक्सटाइल मशीनरी की इंपोर्ट में 5% जो कमी हुई है, और जो दूसरी इंडस्ट्री की जो मशीनरी है उसमें 16%। मैं राना साहब को भी लेता हूँ, उस पर ज़रा और डिस्कशन कर लेते हैं कि मशीनरी इंपोर्ट वाला बड़ा मसला है कि यहाँ पर इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं
चूंकि हम अब गंदम भी मंगवा रहे हैं, चीनी भी मंगवा रहे हैं। राना एहसान अफजल खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। हम सिर्फ चीनी और गंदम नहीं मंगवा रहे, हम रिकॉर्ड सतह के ऊपर कॉटन भी इंपोर्ट कर रहे हैं हम इस साल में, क्योंकि कॉटन की जो आपकी लोकल प्रोडक्शन है वो बहुत ही बदतर रही है और मेरे ख्याल से 5-6 मिलियन बेल से भी कम की प्रोडक्शन रही है और रिकॉर्ड कॉटन इंपोर्ट होगी, जिसका कोई एक एस्टिमेट आ रहा था, मैं पढ़ रहा था कहीं। ठीक, अच्छा राना साहब और नईम साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हो गया, शरह सूद को 7 पर बरकरार रखा गया और जो गवर्नर स्टेट बैंक है उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वजह से नहीं बढ़े कि बाहर से कर्जे आए और बाहर से बोरिंग हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं उसके बढ़ने की बहुत सारी रीजंस हैं। हमारे साथ नईम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, राना एहसान अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों से इस पर बात करते हैं। मैं ज़रा राना साहब का एक व्यू ले रहा था, मैं चाहूँगा कि ज़रा पहले उनसे इस पर बात कर लूँ। राना साहब, सर ऐलान हो गया मॉनेटरी पॉलिसी का, आपने भी सुना 7% पर बरकरार रखा है शरह सूद को और बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उन्होंने कहा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसकी बहुत सारी रीज़न हैं उसके बढ़ने की, लेकिन उसकी हरगिज़ ये रीज़न नहीं है कि खर्चा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उसको कंट्रोल करने से जो डॉलर और रुपी के दरमियान एक जंग चल रही थी, रुपी पैरिटी थी, वो थोड़ी सी रुक गई है। और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे बेहतरी आई। आप भी अग्री करते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये खुशाइन खबर समझता हूँ कि आई के जो मॉनेटरी पॉलिसी रेट है, हमारा इंटरेस्ट रेट वो बरकरार रहा और आगे की भी जो उन्होंने प्रिडिक्शन दी है वो यही दी है कि ये बरकरार रहेगा, या अगर पॉजिटिव भी हुआ तो स्लाइटली पॉजिटिव होगा, लेकिन बरकरार रहने के ही चांसेस हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है उनको सुकून होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आपकी स्टेबल है और मेंटेन की जा रही है। मैं जो डेट ज़्यादा इजाफा ना लेने की बात है तो उसके ऊपर मैं ज़रूर कमेंट करना चाहूँगा कि कोविड सिनारियो के अंदर पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं जीडीपी की हुजम में सिर्फ 7% है। इसका ये मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट्स का जो एक्सपोजर है वो सिर्फ 7% है। बहुत सारे ममालिक की जो एक्सपोर्ट का एक्सपोजर एज ऑफ जीडीपी वो 20% होता है, 25% होता है, 15% होता है। तो इस लिहाज से कोविड के सिनारियो में सारे मुल्कों की जो अगर कहीं बहुत मेजर इम्पैक्ट आया है तो वो एक्सपोर्ट्स पे आया है। तो हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी थी ही नहीं, तो हमें इतना मेजर डेंट नहीं पड़ा उसके ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर। जहां तक इंपोर्ट्स थी तो वो रुक गई, वो कम हो गई। तो इसलिए ये मेजर कोरोना ने करंट अकाउंट डेफिसिट को सपोर्ट किया सरप्लस होने में। और दूसरी जो इसके अंदर जो एंगल मैं समझता हूं था वो ये था कि रिमिटेंसेस हमारी बढ़ गई। वो किस तरह बढ़ गई, उसके अंदर भी जो एक थ्योरी है वो ये है कि काफी लोग तो पाकिस्तान वापस आए जो नौकरियों से फारिग हो गए, उनकी वजह से रिमिटेंसेस बढ़ी। दूसरा, ट्रैवल पे बैन लग गया था। तो ट्रैवल पे बैन लगने की वजह से जो पैसा लोग अपनी जेबों में लाते थे वो उन्होंने जो है वो ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू भेजा, तो आपकी रिमिटेंसेस बढ़ गई। तो जो आपका जो एक्सचेंज रेट डिप्रीशिएट नहीं हुआ या कम डिप्रीशिएट हुआ, उनकी कोरोना ने सपोर्ट की। तो ये कहना कि हमने बहुत बाकी मुल्कों से बेहतर परफॉर्म किया, उसमें कोई हुकूमत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है, मैं नहीं समझता। और जहां देखें, इसके साथ एक और जो सपोर्टिंग फैक्टर रहा कोरोना के अंदर, हमारी जो डेट की पेमेंट्स थी वो हमारी रीस्केड्यूल हो गई। तो उसने भी जो प्रेशर था करंट अकाउंट के ऊपर जो आना था उसको भी रिलीज किया। तो हुकूमत को कोरोना के ऊपर बड़ी जो है वो एक और पॉइंट है इसमें। इसी तरह जब आपकी पेट्रोलियम की प्राइसेस क्रैश कर गई दुनिया भर में, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खाली इंपोर्ट आपकी 30% है इंपोर्ट बिल का हिस्सा, तो वहां भी आपको काफी रिलैक्सेशन मिली। तो जिससे पाकिस्तान को ये फायदा हुआ कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका सरप्लस चला गया। तो इन सारी चीजों ने मदद की हुकूमत को करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस लाने में। कोरोना का इसमें काफी अमल दखल रहा। जिन मुल्कों की एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा थी और वो क्रैश कर गई एक्सपोर्ट्स, उनके ट्रेड बैलेंस पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा और उनके जो एक्सचेंज रेट्स हैं वो डिप्रीशिएट ज्यादा हुए।
ठीक हो गया, बड़ा ज़बरदस्त, आपने सही सारे पहलू बता दिए। मैं ज़रा इस पर और भी बात करता हूँ। नईम साहब एग्री करते हैं? बिल्कुल, अफजल साहब ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो तहसीलात ज़र है उसमें 25% इजाफा हुआ। बिल्कुल ठीक, यानी कि पिछले साल के मुकाबले में आपकी 6 माह में जो तहसीलात थी वो $14 बिलियन हुई हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 25% ज़्यादा है। बिल्कुल सही। इस तरह जैसे उन्होंने कहा कि चूँकि ट्रैवल बैन हो गया, यहाँ से डॉलर ले जा नहीं सके बाहर, और दूसरा सबसे बड़ा जो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये तो हम पहले एक्सपोर्ट हमारी ज़्यादा नहीं थी, तो हम वही 20-21 बिलियन में घूम रहे थे, अभी भी हम वही घूम रहे हैं, तो हमें उससे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। तो हमारा ट्रेड जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसमें इसलिए बेहतरी आई कि हमारी इंपोर्ट जो $46 बिलियन से थी वो कम होकर तकरीबन $34 बिलियन तक आ गई, और जो एक्सपोर्ट है वो हमारी नहीं बढ़ी उस लिहाज से जितनी कि बढ़नी चाहिए थी। जैसे कि अभी तो हुकूमत ने कहा कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, लेकिन जितनी हमारी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए वो उतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिसंबर में ऑयल की इंपोर्ट में 20% कमी हुई है, ये भी आप देखें। और जैसे राना साहब ने कहा ऑयल बिल भी हमारा कम हुआ है। अब आगे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस में $40 का इजाफा हो चुका है पिछले एक साल के दौरान। तो आने वाले वक्तों में जब हम इस RLNG, LNG और पेट्रोल को जब इंपोर्ट करेंगे तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट और बढ़ेगा। तो उस वक्त की सूरत हाल को हुकूमत किस तरह एंटिसिपेट कर रही है? जैसे अभी बिजली की कीमत जो 1.90 रुपीज़ पर किलोवाट आवर बढ़ा दी, तो उससे हमारी एक्सपोर्ट मुतासर होगी, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट उस वक्त कामयाब नहीं हो सकती। मैं अगर इसको ऐसे लूँ कि जैसे करंट अकाउंट मुसलसल 5 माह अच्छा रहने के बाद दिसंबर में लास्ट एकदम से गिरा है, ठीक है ना, वो इसलिए गिरा है कि हमारी इंपोर्ट बढ़ गई ना। ठीक, अब इंपोर्ट किस चीज़ में बढ़ी? इंपोर्ट बढ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, कॉटन में बढ़ी, गंदम में बढ़ी, चीनी में बढ़ी। अब ये अगर आपकी इंपोर्ट जो इन चीज़ों में बढ़ेंगी और गाड़ियों में बढ़ी, हमारी मिशनरी में इंपोर्ट नहीं बढ़ी है 5%। मैं इसी पर ये इंपॉर्टेंट बात है, रॉ मटेरियल करते हैं इससे जी, मैंने कहा अग्री करते हैं सर कि हमारी इंपोर्ट्स बढ़ी हैं, हम चीनी में बढ़ा लेते हैं, कॉटन में बढ़ा लेते हैं, गंदम में, लेकिन मशीनरी नहीं है। देखिए हमें जो रिलीफ कोरोना से मिला ये और बेहतर किया जा सकता था अगर हम शुगर इंपोर्ट ना करते, शुगर की पैदावार हमारी अच्छी होती, अगर हम कॉटन इंपोर्ट ना करते, अगर हम आटा इंपोर्ट ना करते, तो और बेहतरी आ जाती मुल्क के अंदर। अच्छा, एक चीज और राना साहब, एक आपका कमेंट, राना साहब एक कमेंट चाहूंगा इस पर, जो अभी कहा गवर्नर स्टेट बैंक ने कि कर्जों की मद में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़े हैं बल्कि वो हकीकी मानों में बढ़े हैं, लेकिन क्या ये बात इसके बरक्स नहीं है कि हमारे कर्जों में 3000 अरब रुपए का इजाफा हुआ है एक साल में, उसमें महंगी भी है और जो हमारा नेशनल वो भी है। देखिए, जो आपके एक्सटर्नल डेट हैं उनमें तो जो 95.6 बिलियन के करीब थे 2018 में जून के अंदर, वो अब बढ़ के 113 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तो उनमें नेट इंक्रीज आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इसी तरह आपका जो ओवरऑल जो पब्लिक डेट है जो 24.9 ट्रिलियन पे था, वो बढ़ के 36 ट्रिलियन पे आया है। तो कर्जों के अंदर तो बेइंतहाशा इंक्रीज आया है। और जब आप इसको जीडीपी की परसेंटेज पे भी देखते हैं तो जो पब्लिक डेट आपका 72% ऑफ जीडीपी पे था, आज वो 90% ऑफ जीडीपी की रेशो पे आ चुका है। तो इसकी भी जो बेसिक वजह रही है वो यही रही है कि जो आपकी 315 अरब डॉलर की जो आपकी जीडीपी थी 2018 में, वो श्रिंक होके 264 बिलियन डॉलर के ऊपर आ गई और आज मेरे ख्याल से लगभग 280 बिलियन के ऊपर पिछला साल ये जीडीपी का आपका पूरा हुजम था। अच्छा, तो अगर मैं राना साहब आपकी बात से एक चीज समझाऊं तो आप 2 हज़रात से आप एक्सपर्ट, क्या टैक्स टू जीडीपी कम हुआ है? क्या इनपुट टुवर्ड्स जीडीपी कम हुआ है? क्या ये बड़ी वजह है कि हम लोग अपनी जो इकोनॉमी उसको संभाला नहीं दे पा रहे? कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन वो साइड लाइंस पर है, क्या यही बात है? अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बड़ा जो मेजर जो परफॉर्मेंस गिनती में आती है वो फिस्कल परफॉर्मेंस होती है कि हुकूमत ने टैक्स कलेक्शन कितनी की। देखें, 2019 में टैक्स कलेक्शन 2018 से कम हुई, 2020 में टैक्स कलेक्शन 2018 से कम हुई। तो 2 साल कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी
और इसके अंदर अगर आप डॉलर इंक्रीज की बात कर लें तो डॉलर 115 से 160 पे चला गया। इसका मतलब जो आपने टैक्स कलेक्ट किया वो डॉलर वैल्यूज में कोई 20-30% कम कलेक्ट किया। इसके अलावा आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो 11% शरह पे रही। तो इस दफा भी जो टैक्स कलेक्शन में जो बेहतरी आई है, अभी इन्होंने 2200 अरब टैक्स कलेक्ट कर लिया है जुलाई टू दिसंबर में, जिसके अंदर 5% इजाफा है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर आप इस कंपैरिजन को सिर्फ इन्फ्लेशन से ही जो है वो रीचेक करें या रीबैलेंस करें तो इन्फ्लेशन 8% से बढ़ी और आपका टैक्स कलेक्शन 5% से बढ़ी। तो ये भी रियल मानों में टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी। अच्छा, और जो एक बड़ी मजे की चीज है राना साहब, एक और चीज भी है, एक और चीज है। नईम साहब ने एक बड़ी मजे की बात कही है, मैं आपको जरा वो भी, नईम साहब आप बता रहे थे कि अगर हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ वो सर्कुलर डेट में पूरी हो जाएगी। हमारा सर्कुलर डेट 2.8 ट्रिलियन पे चला गया है। अब इन्फ्लेशन हमारा 9-10%, वैसे 10% से ऊपर ही है, लेकिन जो हुकूमत कह रही है कि 7-8% है। अब ये जब इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करते हैं अब अपने रेवेन्यू के साथ, तो वो आपस में मैच ही नहीं करते। तो उसका गैप को, जो जैसे फिस्कल रेवेन्यू की बात हो रही है, तो फिस्कल रेवेन्यू जब कम कलेक्ट होगा तो हम लोन लेंगे। जैसे 3.6 ट्रिलियन हम लोन ले चुके हैं, हमारा इंटरनेशनल लोन तकरीबन 115 अरब डॉलर। सर 2 सालों में 4.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट अदा तो शुमार है। टैक्स देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोकली गवर्नमेंट जो कलेक्ट कर सकती है ना, वो टैक्स रिफॉर्म्स हैं। टैक्स रिफॉर्म्स नहीं हो रही। FBR बिल्कुल उस तरह काम कर नहीं रहा और पिछले 30 साल से हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि वो सिवाय नोटिस देने के, लोगों को हरास करने के, अननेसेसरी परेशान करने के, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर करने के, लोगों से सिंपल तरीके से टैक्स कलेक्ट करने के, वो कर ही रहे। हालांकि इतना पोटेंशियल है टैक्स कलेक्ट करने का। अगर आप टैक्स के रेट से कुछ कम कर दें, लोगों को फैसिलिटेट कर दें, उनके पिछले सालों में उनको इतना तंग ना करें। तो GST ने कमर तोड़ के रख दी है। GST देखिए, GST आप लगाएं, आप इनकम टैक्स लगाएं, लेकिन वो रैशनल होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। मैं आपकी बात, आम आदमी, अब एक आदमी को GST को 3 बार लग के तो आवाम तक पहुंचता है। देखें, अब वो जो है ना, आपको 161 का नोटिस आ रहा है, आपको 177 का नोटिस आ रहा है, आप 161 का ऑडिट करते हैं, 177 वही चीजें दोबारा मांगते हैं। तो बिजनेसमैन, अब क्यों लोग प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर 1-2 साल में 150% मुकदमात भी बढ़ गए, बढ़ेंगे क्यों नहीं बढ़ेंगे वो? देखिए, मैं आपको पहले तो अगला टारगेट 6 महीनों का बता दूं कि हुकूमत का क्या है। हुकूमत को हर माह कम से कम 460 अरब रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा टैक्स की मद में अपना टारगेट अचीव करने के लिए, जो कि 4.96 ट्रिलियन का टारगेट है। अगले 6 माह में पिछले साल के जो जनवरी टू जून जो टारगेट था वो 1.9 ट्रिलियन हुकूमत ने इकट्ठा किया था। इस साल उन्होंने 3 ट्रिलियन अब अगले 6 माह में इकट्ठा करना है, जिसका मतलब है कि 50% टैक्स कलेक्शन में इजाफा होगा तो ये टारगेट अचीव होगा, जो कि नामुमकिन लगता है। अभी भी मेरी प्रेडिक्शन है कि हुकूमत का टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल तकरीबन 500 अरब से लगभग लेके 750 अरब तक का जो है शॉर्टफॉल होगा, जिसका मतलब ये है कि ये शॉर्टफॉल आपका जो प्रोविंसेस का डेवलपमेंट बजट है, जो फेडरल PSDP है, उसके अंदर स्क्वीज लगेगा, यानी कि श्रिंक होएगा। उस श्रिंकेज से ये होगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग में और कमी वाकई होगी, जो कि ग्रोथ रेट को के लिए सपोर्टिव नहीं होगा। जहां तक आपकी रिफॉर्म्स की बात आ जाए FBR के अंदर, मैं नहीं समझता कि हुकूमत जो है टैक्स कलेक्शन में या FBR में कोई रिफॉर्म्स जो है वो कामयाबी से लेके आई है, बल्कि 5 FBR के चेयरमैन सिर्फ 2.5 सालों के अंदर चेंज हो गए, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है हुकूमत की रिफॉर्म्स के क्लेम के ऊपर, टैक्स कलेक्शन की बेस को बढ़ाने के क्लेम के ऊपर, और ओवरऑल इस मुल्क के अंदर देखें पिछली हुकूमत 20% से टैक्स कलेक्शन बढ़ा रही थी हर साल। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक से वापस आता हूं तो इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अब ब्रेक पर जाने से पहले नईम सिद्दीकी साहब और राना साहब जरा बात कर रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी और फिर कर्जों से जुड़ी। राना साहब कुछ कह रहे थे, मैं चाहूंगा जरा जल्दी से आप बात कंप्लीट करें, मैं जरा नईम साहब का भी व्यू लूं इस पे।
देखिए, फिस्कल डेफिसिट हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। 4.963 ट्रिलियन का हदफ टैक्स कलेक्शन में अचीव करना सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी शॉर्टफॉल आया तो वो डायरेक्टली डेवलपमेंट स्पेंडिंग को इम्पैक्ट करेगा, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर कम होती है तो उसमें वो जीडीपी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। यही पर रुक जाए, मैं जरा नईम साहब का भी ले। बिल्कुल सही बात है जी। इस वक्त गवर्नमेंट को 2 सेक्टर से पैसा लेना है। एक तो डॉलर चाहिए हमें, उसमें हमें क्या बेहतर हम कर सकते हैं, हम टेक्सटाइल मशीनरी कैसे ज़्यादा मंगवा सकते हैं, रॉ मटेरियल कैसे ज़्यादा मंगा सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कैसे कंपेटिटिव और क्वालिटेटिव हम हो सकते हैं, और दूसरा हम लोकल टैक्सेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और जो 20 लाख आदमियों पे जो पूरे मुल्क के टैक्स का बोझ है उसको 80 लाख आदमियों पे या 60 लाख आदमियों पे क्यों नहीं कर सकते। हुकूमत इतनी अर्से से टैक्स ब्रॉडनिंग यूनिट बना रही है, डायरेक्टरेट बना रही है, लोगों को नोटिस भेज रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। एंड पे केसेस जाके कमिश्नर अपील के केसेस पे ट्रिब्यूनल पे जाके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके इस वक्त 35,000 से ज़्यादा केसेस जो है हुकूमत के फंसे हुए हैं, जो जिसमें रेवेन्यू, और उसमें ज़्यादातर रेवेन्यू जो है वो फेवर है एसएससी के हक में। कोई नहीं कि हुकूमत। एक चीज़ और छोटी सी आप लोगों के साथ जरा, राणा साहब आपको पता चला होगा स्टील बार है उसकी कीमतों में 7,000 रुपये तक का इजाफा हो गया। सर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद देते हैं, घरों की या बिल्डिंग्स जो बन रही हैं उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, कैसे चलेगा सर? देखिए, ये जैसे ही डिमांड दोबारा से दुनिया भर में रीओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज हुई है तो शिपिंग क्राइसिस भी बड़ा मैसिवली आया है और शिपिंग रेट्स 4 गुना बढ़ गए हैं। इसी तरह इस डिमांड के अगेंस्ट जब सप्लाई शॉर्टफॉल आया है तो दुनिया भर में जो है ये कमोडिटीज की प्राइसेस में इंक्रीज आया है, जो कि सेकेंड जो वेव है कोरोना का, या उसके अंदर एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर आप देख रहे हैं कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर, और ये डिमांड बेस्ड और सप्लाई शॉर्टफॉल बेस्ड ये प्रेशर्स हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल खान साहब, नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। दोनों हज़रात ने आज इकोनॉमी पर ज़रा डिटेल बात हुई है। बहुत शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।